आप जब बीफार्म में आए थे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे। स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था? जनरल फार्मेसी पढ़ा था। जनरल फार्मेसी के बाद में आपने क्या पढ़ा? कहीं आपने जो है फिजिकल फार्मेसी पढ़ा, या फिर आपने जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा। ये सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं? ये सारे सब्जेक्ट जो है ये आपके कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो हमने बोला जो फार्मास्यूटिक्स है इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी ड्रग जो है वो आपके डायरेक्टली सिस्टम में नहीं दी जाती है। कोई भी ड्रग जो है आपके फॉर्मुलेशन बनती है तभी आपका जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। रीजन ये है कि जब आप ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग क्या है? आपका पोटेंट सब्सटेंस है जो आपका बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है टू ब्रिंग एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो किसी भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को लाने के लिए हमें ड्रग चाहिए होता है, और जो ड्रग है वो इफेक्ट शो करता है, वही आपका जो है थेरापेटिक बेनिफिट देता है, वही आपका जो है क्लिनिकल बेनिफिट देता है, ठीक है। बट ड्रग इट इज गिवन इन माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम्स में हम ड्रग देते हैं। ड्रग को हम जो है किलो, एमजी, इनफैक्ट एमजी में दे देते हैं सम ऑफ द ड्रग। लेकिन अगर हम मैक्सिमम ड्रग की बात करें तो पोटेंट ड्रग्स हैं दे आर गिवन इन माइक्रोग्राम। हम एमजीज में भी देते हैं, लेकिन कोई भी ड्रग हम ग्राम्स में नहीं देते हैं, किलोग्राम्स में इस तरह से नहीं देते। दैट मीन्स वी कैन से इट इज वेरी लिटिल अमाउंट। जो अमाउंट होता है ड्रग का वो बहुत कम होता है, उसको पेशेंट हैंडलिंग के लिए ठीक नहीं रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं पेशेंट हैंडलिंग जो है वो इतना इजी नहीं रहता है। तो डेफिनेटली एनी ड्रग जो है, किसी भी ड्रग को जो है कन्वर्ट करना जरूरी है टू पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म। किसी ना किसी डोसेज फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। जब हम डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म। आई एम टेकिंग जस्ट रिकैप। मैं केवल रिकैप ले रही हूँ जो आपने आज तक पढ़ा है, और बायो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट कैसे लिंक है, दोनों के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बायो फार्मास्यूटिक्स में जो ड्रग है उसको हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में लाते हैं, और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट जो पार्ट है इट इज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट, ठीक है। आप जब फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो तरह के फॉर्मुलेशन की बात हो रही है। फॉर्मुलेशन इन द सेंस कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है और आपके नॉवल ड्रग डिलीवरी डोसेज फॉर्म है, ठीक है। जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है दैट मीन्स ट्रेडिशनल डोसेज फॉर्म, जो आपका टैबलेट है, जो आपके कैप्सूल्स है, जो आपके पिल्स है, जो ऑइंटमेंट्स है, ये सब क्या है? ये सब हमारे जो ट्रेडिशनल डोसेज फॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हैं कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है। जबकि अगर हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो उस केस में जो आपकी इंट्राऑक्यूलर प्रिपरेशंस है, या आपके जो कंट्रोल रिलीज टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस है, सस्टेन रिलीज टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है, जहां पे जो ड्रग का रिलीज है उसको हमने कहीं ना कहीं डिले किया है। जबकि कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के केस में जो ड्रग का रिलीज होता है इट इज इमीडिएट। जैसे डोसेज फॉर्म आपका ब्रेक हुआ, जैसे डोसेज फॉर्म आपका डिसइंटीग्रेट हुआ, इमीडिएटली ड्रग जो है विद इन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी टाइप ऑफ मटेरियल यूज किया उसके अकॉर्डिंग वहां से मटेरियल निकल जाता है। आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि आपने जो है अगर मैदा से कुछ बनाया, उसके अंदर सपोज कोई चीज एंट्रैप्ड है तो उसको डिफ्यूज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वही आप जो सूजी है या रवा है उसके अंदर अगर आपका ड्रग एंट्रैप्ड है, उसके बाद आप उसके डिफ्यूजन की बात करेंगे तो वो फास्ट होगा। तो हमने बोला जो डिसइंटीग्रेशन के रेफरेंस में अगर हम बोले तो आपका जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो डिसाइड करता है कि आपका मटेरियल कितने फास्ट जो है, आपका ड्रग कितने फास्ट जो है वो सिस्टम में आएगा। अगर आपका ड्रग विद इन 30 मिनट से 40 मिनट जो है आपका ड्रग अगर रिलीज हो जाता है सिस्टम में तो उसे हम कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म कहते हैं। जबकि अगर यही ड्रग अगर आपका काफी लंबे समय तक रिलीज होता है दैट मीन्स 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका उसे हम बोलते हैं या तो कंट्रोल्ड रिलीज या तो सस्टेन रिलीज। क्योंकि रिलीज पैटर्न की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिलीज भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीज भी होता है, तो रिलीज पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वो आपका जो है सस्टेन या कंट्रोल लंबे समय तक वो रिलीज जो है ड्रग का उसमें फॉलो करता है इन केस ऑफ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल विद इन 30-35 मिनट जो है आपका फॉर्मुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और आपका ड्रग जो है व्हाटएवर अमाउंट उसमें हमने इंट्रैक्ट किया है वो वहां से रिलीज हो जाता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स।
फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से हम बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स इंट्रोड्यूस आफ्टर फार्मास्यूटिक्स। क्या जरूरत थी बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की? एक्चुअली बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पहले लोगों को ये लगता था कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है ड्रग का, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रग। पहले लोगों को क्या लगता था कि जो भी आपका बेनिफिट मिल रहा है ड्रग का, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रग। केवल ड्रग डिसाइड कर रहा है कि क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग है, इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग प्रॉपर्टीज, या केवल ड्रग पे नहीं डिपेंडेंट है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने एक्सीपिएंट यूज किया। डेफिनेटली ड्रग का रिलीज जो है या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो ड्रग का कौन डिसाइड कर रहा है? नो डाउट ड्रग की प्रॉपर्टी, ड्रग का खुद का जो प्रॉपर्टी है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, वो तो डिसाइड कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो ड्रग के प्रॉपर्टीज या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, ड्रग के इफेक्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, यानी हमने बोला ड्रग जो है वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। ठीक है, लेकिन केवल ड्रग रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए, उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी चीजें रोल प्ले करती है। जैसे हमने बोला जो एक्सपीरियंस हम यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस होते हैं। अगर हम राइट सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा? डेफिनेटली जो ड्रग रिलीज है वो आपका अच्छा नहीं होगा। अगर ड्रग रिलीज अच्छा नहीं होगा तो जो आपको फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द ड्रग मिल रहा है, यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट। दैट मीन्स जब भी हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो केवल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग, but it is also dependent on the type of the excipient we are using during the formulation. फॉर्मुलेशन के समय हम किस तरह के एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं वो भी डिसाइड करेगा कि ड्रग अपना इफेक्ट शो कर पाएगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला केवल ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस के साथ में जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग है वो भी डिसाइड करेंगी कि ड्रग जो है कितना अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने में केपेबल है। ठीक है, हमने बोला जो क्लिनिकल बेनिफिट, हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को किस रेफरेंस में बात करते हैं? क्लिनिकल बेनिफिट, किसी पेशेंट को क्लिनिकली कितना बेनिफिट मिलेगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग कहने का मतलब है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, उसका आपका जो है नेचर क्या है, वेदर इट इज क्रिस्टलाइन, इट इज एमॉर्फस, उसका पीकेए वैल्यू क्या है। यानी these are the some of the physico chemical properties of the drug which will affect the pharmacological properties of the drug and in turn will affect the clinical benefit of the drug. ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है? हमने बोला बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। यानी वो सारे फैक्टर्स जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स जो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। और ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करना, उसको ऑप्टिमाइज करना फॉर क्लिनिकल बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर डोसेज है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? आपका बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स केवल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है। केवल हमने एक्सपीरियंस कोई भी कैसे भी सिलेक्ट करके अगर हम टैबलेट बना दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टैबलेट या वो कैप्सूल हमारा जो है क्लिनिकल बेनिफिट देगा। हमारा जो बेनिफिट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किस तरह का हम एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, या फिर हमने बोला कि ड्रग का नेचर क्या है, उसका पीकेए वैल्यू क्या है, वो क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, सरफेस एरिया क्या है, हाइड्रोफिलिसिटी क्या है, लाइपोफिलिसिटी क्या है। दैट मींस ये सारे फैक्टर्स हमें स्टडी करने होते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में, और इन सारे फैक्टर्स के बिहाफ पे ही जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो फाइनल फॉर्मुलेशन है वो कितना बायो अवेलेबल रहेगा। तो बायो फार्मास्यूटिक्स में हम वो सारे फैक्टर्स स्टडी करते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को केवल स्टडी नहीं करना होता, उन फैक्टर्स को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि उसमें अगर हमने बोला ये सरफेस एरिया, हमने बोला कम सरफेस एरिया जो है वो आपके
रिलीज ऑफ द ड्रग को फेवर करता है। लेकिन कम सरफेस एरिया अगर हम बहुत कम कर देंगे तो उस केस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दैट मीन्स हमने बोला किसी भी ड्रग का अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हमने बोला उसका डिसोल्यूशन प्रोफाइल इंप्रूव होता है। लेकिन अगर हम किसी ड्रग का सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में प्रॉब्लम्स भी आती है। इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स हम जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज भी करते हैं, उसको हम देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है, बेस्ट साइज कौन सा है, बेस्ट सरफेस एरिया कौन सा है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो कौन सा पॉलीमॉर्फ जो है वो आपके बायो अवेलेबिलिटी के रेफरेंस में बेटर है। इस तरह से वी डिसाइड द और वी ऑप्टिमाइज द ऑल द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिर उसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स मींस फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में जब आप बिना दिमाग लगाए बाकी चीजें कुछ भी मन कर रहा आप ऐड कर दे रहे हो तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं करती है, क्योंकि वो हमें क्लिनिकल बेनिफिट नहीं देती है। क्लिनिकल बेनिफिट कहने का मतलब है पेशेंट जिस पर्पस से मेडिसिन ले रहा है उसको वो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है इस तरह की मेडिसिन का। तो हमने बोला कि पेशेंट को वो मेडिसिन वाकई यूजफुल होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग will depend on not only the pharmacological properties of the drug, ड्रग के अलावा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग भी डिसाइड करेंगी कि क्लिनिकल बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और दूसरा हमने बोला कि जो एक्सपीरियंस है, जो हम आप एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हो, वो सारे एक्सपीरियंस भी डिसाइड करेंगे कि आपका क्या बायोअवेलेबिलिटी रहेगा पर्टिकुलर डोसेज का, ठीक है। तो हमने बोला कि दिस इज द बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। हमने बोला अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो आपका इंपॉर्टेंट टर्म बायो अवेलेबिलिटी। जब बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो बायो अवेलेबिलिटी इज बेटर टर्म देन एब्सॉर्प्शन। हमें एब्सॉर्प्शन के टर्म में अब बात नहीं करना है, अब हमें बात करना है बायो अवेलेबिलिटी के टर्म में। क्योंकि जब हम एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसमें केवल हम एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब हम एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि ड्रग एब्सॉर्ब कितना हुआ है, हम ड्रग किस रेट से एब्सॉर्ब हो रहा है उसका डिस्कशन नहीं लेते हैं। तो हमने बोला कि हमें इंस्टेड ऑफ एब्सॉर्प्शन टर्म जो है जो बेटर टर्म है इट इज बायो अवेलेबिलिटी। हमें बायो अवेलेबिलिटी टर्म जो है उसको ज्यादा इंपैक्ट करना है, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएट टर्म है और एक क्लिनिकल बेनिफिट के रेफरेंस में। दैट मीन्स आपका बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इट इज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इट इज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। और एब्सॉर्प्शन क्या है, इट इज सिंपली एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको याद होगा कि जब आप y और x एक्सिस लेते हैं, x और y एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस में जब आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन शो करते हैं और x एक्सिस में जब आप टाइम शो करते हैं तो आप क्या बोलते थे, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है। तो समझिए यह आपका दो रेंज है, जो आपका थेरापेटिक रेंज है वो क्या है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन एंड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है। आपका जो ड्रग है इट शुड बी एबल, या फिर आपका जो डोसेज फॉर्म है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन या आपका जो भी है रप्चर होने के बाद अल्टीमेटली जो ड्रग है इट शुड कम इन दिस रेंज। यानी ये जो रेंज है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इसके बीच में ड्रग का कंसंट्रेशन आना चाहिए, तभी ड्रग आपका बेनिफिट देगा। लेकिन अगर वो उस रेंज में नहीं आता है, उसके नीचे रहता है, तो हमारा वो सब थेरापेटिक कंसंट्रेशन इट इज नोन एज, एंड इन केस ऑफ सब थेरापेटिक कंसंट्रेशन जो है ड्रग नेवर शोज इट बेनिफिट। जो भी क्लिनिकल बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलता इन केस ऑफ सब थेरापेटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो हमने बोला अगर हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो केस में हो सकता है आपका 100% एब्जॉर्प्शन हो, ड्रग आपका 100% एब्जॉर्ब है, लेकिन अगर वो पूरे टाइम आपके जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे ही रहा है, या आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ही आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। मैंने बोला ड्रग राइज करने के बाद इस तरह से वो नीचे से ही जो है आपका फॉल हो गया।
तो हमने बोला अगर ड्रग आपका 100% एब्जॉर्ब भी हो रहा है, बट इफ इट इज इन बिलो दैट मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन देन इट विल बी यूजलेस। तो हमने बोला हमें क्या करना, हमें ऐसे फॉर्मुलेशन को डेवलप करना है जहां पे हमारे लिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे लिए रेट एंड एक्सटेंट इज इम्पोर्टेंट। रेट क्यों? क्योंकि उसकी क्या रिलीज का स्पीड है, किस रेट से रिलीज हो रहा है, इस रेट से कम ड्रग रिलीज होना चाहिए आपका, कि आपका ड्रग जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करके आपके इस मिनिमम लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाए और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के नीचे रहे। तो हमने क्या बोला कि जो भी ड्रग है इट शुड रीच एटलीस्ट अबाउट द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन सो दैट हमें क्लिनिकल बेनिफिट मिल सके। अगर वो उस रेंज में नहीं जाता है तो हमारे यूजलेस होता है। और अगर आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन टर्म की बात करते हैं तो वहां पर आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो डिफाइन हो जाता है, बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर हम टर्म बात करें, एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी ड्रग आपके सिस्टम में कैसे जाएगा, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक सिस्टम में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो अपना बेनिफिट नहीं देगा। तो हमने बोला जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्प्शन टर्म वी शुड यूज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी टर्म, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली राइट टर्म है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ओनली एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच इज कमिंग इन सर्कुलेशन, जबकि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच इज कमिंग इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने बोला कि आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो आपका एप्रोप्रिएट टर्म है, वो बिल्कुल सही टर्म है। और हम हमेशा जो है एब्जॉर्प्शन के बदले अब क्या यूज करेंगे टर्म, सिर्फ आपका बायो अवेलेबिलिटी टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला एब्जॉर्प्शन ना बोल के अब हमें क्या बोलना है, बायो अवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है extent of drug coming in systemic circulation. Bioavailability means rate and extent of drug coming in circulation, या फिर हम बोल सकते हैं rate and extent of drug absorption. Absorption काफी एक ऊपर better terminology है जिसे हम बोलते हैं bioavailability। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला whenever we give the drug, तो जो डोसेज फॉर्म है जब हम देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होता है कहने का मतलब है सिस्टम में जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज मूवमेंट ऑफ ड्रग, इट इज मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज मूवमेंट ऑफ द अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां पे आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां से अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग जो मूव करता है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, यानी आपने बोला अगर आपने ओरली ड्रग दिया तो आपका जो स्टमक जोन है, स्टमक जोन में आपका ड्रग जो है वो एक तरह से ब्रेक डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो भी डिसइंटीग्रेंट है वहां से आपके ड्रग जो है रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद ड्रग जो है कहाँ मूव किया, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। दैट मीन्स हमने बोला कि आपका जो ड्रग है एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग, मूवमेंट ऑफ द अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या है, इट इज मूवमेंट ऑफ, क्या चेंज हुआ ड्रग का फॉर्म, अगर ड्रग का फॉर्म चेंज हो जाएगा तो यूजलेस हो जाएगा। तो हमने बोला इट इज मूवमेंट ऑफ द अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे हमने बोला एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बोले तो जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम उसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को लेते हुए ही बात कर रहे हैं, और जब हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो हम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका कौन सा नेक्स्ट स्टेप होता है, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करके आया तो वहीं तो नहीं रिटेन करेगा, डेफिनेटली क्योंकि ब्लड है वो उसको लेके जाएगा तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जो ड्रग है वो मूव करेगा। जैसे हमने बोला ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ब्लड से जब वो आपका ट्रैवल करते हुए ड्रग जाएगा तो जो भी एरियाज है वहां पे ड्रग जो है डिफ्यूज करेगा, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वहां से वो ड्रग जो है मूव करेगा और अल्टीमेटली वेरियस जो आपके कंपार्टमेंट्स है बॉडी में वहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन है वहां पे वो अपना एक्शन शो करेगा। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। ठीक है,
So today we'll take only this much lecture. Also from next time I'll be able to show you the PPTs also. That is next time. Along with PPTs we'll take the lecture. So that will be more easy to understand. Okay. So any doubt